चंद्रशेखर जी जैसे महान नेता के जीवन दर्शन की जानकारी बेहद आवश्यक है और आप उनके बारे में जानकारी से उनको वंचित कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से उस बेहतरीन खूबसूरत दौर को आने से रोक रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कहते हैं कि भाई मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं, मैं लोहिया जी के विचारों पर चल रहा हूं, मैं गांधी जी के विचारों पर चल रहा हूं। लेकिन जो तस्वीर आपको दिखती है प्रशासनिक स्तर से राजनीतिक स्तर तक, क्या आपको कहीं भी दिखता है कि वो विचार जो है व्यवहार रूप में परिणत है? चंद्रशेखर जी यही बताते थे कि जात धर्म की राजनीति जो है एक लिमिट तक करिए, लेकिन उसको आप उस लिमिट से आगे मत ले जाइए जहां हमारे संविधान की भावना आहत हो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स उस नेता या उस अवसर को मतलब भुनाने का और सेलिब्रेट करने का प्रचलन चलाया। चंद्रशेखर जी में ये खूबी थी कि कोई भी चीज है जहां उनको लग रहा है कि ये हमारे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए, देश की जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहद जरूरी है, तो वो भूल जाते थे कि मैं क्या हूँ। आज पार्लियामेंट में क्या है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही है, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, ओछी टिप्पणियां की जा रही है। आज के समाजवाद में क्या है कि आसमान में हेलीकॉप्टर पर, चार्टर प्लेन पर आप बर्थडे मनाइए, समाजवाद है, वो समाजवाद है। आप लंदन से बग्घी मना करके जन्मदिन करिए, वो समाजवाद है। आप गरीबों के झोपड़ी में मत जाइए, महलों में जो है जाइए और आप कहिए कि मैं जननायक का शिष्य हूँ और जननायक के विचारों पर चल रहा हूँ। आने वाले दिनों में हमारे संसद के अंदर की तस्वीर कैसी होने वाली है और वो लोकतंत्र के लिए और भारतीय राजनीति के लिए कितना खतरनाक होगा। समाजवाद आज ये कड़वा सच है कि चंद्रशेखर जी का समाजवाद और आज जो नेता सक्रिय है और समाजवाद की बात करते हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक ऐसा नेता जो मंत्री नहीं डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, लेकिन सत्ता की कुर्सी से चिपके नहीं रहे। जब उन्हें लगा कि सत्ता कुर्सी समझौता मांग रही है, तब उन्होंने कुर्सी को लात मार दिया। सत्ता छोड़ विपक्ष में बैठना मंजूर किया, लेकिन अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया। बात हम कर रहे हैं युवा तुर्क महान समाजवादी नेता, देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी को लोग अनेकों नाम से जानते हैं। आज उनका जयंती है, लेकिन इस जयंती के मौके पर एक अलग सा सन्नाटा दिख रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उस दौर के पत्रकार रहे जयकृष्ण जी हैं। सर, आज एक महान नेता जिन्हें कई नामों से लोग जानते हैं, आप लोगों ने बड़ी करीब से उनको देखा, चंद्रशेखर जी की जयंती है, एक सन्नाटा आपको दिख रहा है। चंद्रशेखर जी की जयंती जिस प्रकार से मननी चाहिए, पॉलिटिकल दफ्तरों में नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम के तौर पर लोगों को, नए जनरेशन को बताना चाहिए, वो चीजें नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो मैं अपने देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को नमन करता हूँ। और दूसरी ओर आपने जो कहा सन्नाटा, तो ये सन्नाटा स्वाभाविक है, इसलिए कि चंद्रशेखर जी उस शख्सियत का नाम है जो सेलेबल नहीं। और आजकल शोर शराबा आमतौर पर, कुछ अपवाद अगर हम छोड़ दें तो, कुछ महापुरुषों को छोड़ दें तो बाकी चीजों में क्या है कि जो सेलेबल है, सेलेबल मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उस नेता या उस अवसर को मतलब भुनाने का और सेलिब्रेट करने का प्रचलन चलाया। इसलिए आप देख रहे हैं कि मतलब कोई उत्सुकता नहीं है, उस तरह से लोगों की दिलचस्पी नहीं है, जबकि चंद्रशेखर जी की राजनीति, चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व और चंद्रशेखर जी का कृतित्व प्रेरणा स्रोत है सबके लिए। और खास तौर पे जो राजनीति कर रहे हैं और आज भी राजनीति में जो युवा वर्ग है, जिनको लंबी यात्रा करनी है, उनके लिए चंद्रशेखर जी जैसे महान नेता के जीवन दर्शन की जानकारी बेहद आवश्यक है और आप उनके बारे में जानकारी से उनको वंचित कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से उस बेहतरीन खूबसूरत दौर को आने से रोक रहे हैं। मेरा तो यही मानना है। आमतौर पे जब लालू यादव का जिक्र होता है, लालू यादव के कई भाषणों को मैंने देखा, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये लोग लगातार चंद्रशेखर जी के बयानों को कोट करते रहे, लगातार ये कहते रहे कि भाई हम लोग चंद्रशेखर जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि भाजपा में भी एक बड़ा तबका जो खुलकर कहता है कि भाई चंद्रशेखर के विचारों आज भी हम राजनीति करते हैं। बावजूद इसके किसी भी पॉलिटिकल दफ्तर में उस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं रहा। आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर जी और उस पद्धति की राजनीति अब खत्म हो गई है? देखिए, इसमें थोड़ा सा माफ करेंगे, हंसने वाली बात, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वाद है, ठीक है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कहते हैं कि भाई मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, मैं लोहिया जी के विचारों पर चल रहा हूँ, मैं जननायक जी के विचारों पर चल रहा हूँ, मैं लोकनायक के विचारों पर चल रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर जी के विचारों पर चल रहा हूँ, मैं गांधी जी के विचारों पर चल रहा हूँ। लेकिन जो तस्वीर आपको दिखती है
प्रशासनिक स्तर से राजनीतिक स्तर तक, क्या आपको कहीं भी दिखता है कि वो विचार जो है व्यवहार रूप में परिणत है? चूंकि समाजवाद आज ये कड़वा सच है कि चंद्रशेखर जी का समाजवाद और आज जो नेता सक्रिय है और समाजवाद की बात करते हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। चंद्रशेखर जी समाजवाद को जीते थे। समाजवाद में जो है सादगी थी, सच्चाई थी, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। आज के समाजवाद में क्या है कि आसमान में हेलीकॉप्टर पर, चार्टर प्लेन पर आप बर्थडे मनाइए, समाजवाद है। वो समाजवाद है। आप लंदन से बघी मना करके जन्मदिन करिए, वो समाजवाद है। आप विलासतापूर्ण जीवन जिए, कहिए मैं लोहिया जी के विचारों पर चल रहा हूँ। हास्यास्पद है ये। आप गरीबों के झोपड़ी में मत जाइए, महलों में जो है जाइए और आप कहिए कि मैं जननायक का शिष्य हूँ और जननायक के विचारों पर चल रहा हूँ। आप लोकनायक की बात करिए कि मैं उनके पाठशाला का विद्यार्थी हूँ और 10-5 भ्रष्टाचार के मुकदमे में फंसे रहिए। तो कहने का मतलब जो बात है वो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, चंद्रशेखर जी के पूरे जीवन को आप देख लीजिए, उनकी सादगी। आज लोग पदयात्रा करते हैं तो नुमाइश होता है, उनके साथ वो कौन वैन होता है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो वैन स्टार जैसी सुविधाएं होती है उसमें। सारी सुविधाएं होती है। आप चंद्रशेखर जी के पदयात्रा की तस्वीरों को देख लीजिए, वो मोटा खादी का धोती कुर्ता, पैर में साधारण चप्पल, पदयात्रा मतलब एक आम आदमी, गांव का आदमी जैसे चलता है वैसे वो चलते थे। गवई शैली होती थी और आम जनों के बीच से चलते थे और उनके साथ संवाद स्थापित करते थे और उसमें जो उनको एक अनुभव होता था उसको वो संसद में रखते थे, बात रखते थे और बड़ी स्पष्टता के साथ। और चंद्रशेखर जी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और भी हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे चंद्रशेखर जी जीवन के हर पहलू को बड़ी ईमानदारी और खुलेपन से जीते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो एक बार ये बात बड़ी चर्चा हुई, कई लोगों ने उनकी आलोचना की कि धनबाद के सूर्यदेव सिंह मैंसन्स वाले जो हैं उनके यहाँ वो दही चूड़ा खाने के लिए चले गए। लोगों ने कहा भाई प्रधानमंत्री हैं, आप वहाँ चले गए। बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ लेकिन मैं एक इंसान भी, वो मेरा मित्र है, तो मित्र के यहाँ तो मैं जा ही सकता हूँ। इसी तरीके से बीजेपी से वाजपेयी जी थे तो वाजपेयी जी, बीजेपी की विचारधारा अलग थी, चंद्रशेखर जी की विचारधारा अलग थी, शरद पवार की विचारधारा अलग थी। संसद में ये लोग एक दूसरे पर अपने विचारधारा को लेकर के कटाक्ष करते थे, लेकिन उससे अलग हट करके इन लोगों की बड़ी अच्छी मधुर दोस्ती थी। तो ये खूबी थी चंद्रशेखर जी की कि हर रिश्ते को वो बखूबी पहचानते थे और उसको जीते थे और कभी उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप इसको अपने राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दिया। दूसरी बात कि राजधर्म की बात की जा रही है तो आमतौर पर आप चर्चा में सुनेंगे कि राजधर्म की बात तो भाई वाजपेयी जी ने गुजरात दंगे के समय में नरेंद्र मोदी जी को बतलाया था। सच्चाई ये है कि राजधर्म की बात जो है चंद्रशेखर जी ने उल्लेख किया था लोकसभा में, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। चंद्रशेखर जी का मैडन स्पीच था और जब वो बोल रहे थे तो पूरा सदन सन्नाटे में डूबा हुआ था और उन्होंने बड़े ही सात्विक शब्दों के जरिए जिनकी जहां कमियां थी, जो फेल्योर थे, उसकी बखिया उधेड़ कर रख दी और उन्होंने राजधर्म का पाठ उस समय की सरकार को पढ़ाया कि ये देश जब संविधान से चलता है तो संविधान के हर एक शब्द की पवित्रता को समझिए और आप शासक वर्ग हैं तो आपको उसके अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए। और आप देख लीजिए कि संविधान का महत्व आज भी है। जब पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से संविधान खतरे में, अब उसमें सच्चाई जो भी हो, वो मुद्दे को उछाला गया तो असर तो हुआ कि सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट का उसमें प्रधानमंत्री जी संविधान को माथे लगाते दिखे। यानी ये देश जो है, यहाँ का लोकतंत्र जीवंत है और संविधान के प्रति यहाँ के एक एक व्यक्ति की निष्ठा, समर्पण और लगाव है। तो चंद्रशेखर जी यही बताते थे कि जात धर्म की राजनीति जो है एक लिमिट तक करिए, लेकिन उसको आप उस लिमिट से आगे मत ले जाइए जहाँ हमारे संविधान की भावना आहत होती है। और एक घटना को लेकर के उन्होंने ये नसीहत दी। आज आप बताइए कितने लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। चंद्रशेखर जी की और एक बड़ी योगदान को आप याद कर सकते हैं, हालांकि आप उसका राजनीतिक अर्थ निकलेगा, वो ये है कि लालू प्रसाद जी जो मुख्यमंत्री बने तो उस प्रकरण में भी चंद्रशेखर जी की बड़ी भूमिका थी, लालू जी को बनाने में। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि चंद्रशेखर जी के बेहद करीबी थे रघुनाथ झा। जब चंद्रशेखर जी अपनी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी बनाए थे तो वहाँ जो फाइट हो रहा था रामसुंदर दास बनाम लालू प्रसाद, तो चंद्रशेखर जी ने बड़ी चालाकी से जो है रघुनाथ झा जी को खड़ा कर दिया
अब रघुनाथ झा जी को खड़ा कर दिया तो उनको मालूम था कि रघुनाथ झा जी जो भी वोट लाएंगे तो रामसुंदर दास कमजोर होंगे और लालू प्रसाद बढ़ेंगे। जी। उनको लालू प्रसाद में एक मास लीडर की छवि दिखी कि ये आदमी गरीबी से उठा, ये गरीबों के लिए कुछ काम करेगा। तो चंद्रशेखर जी की राजनीतिक दूरदर्शिता ऐसी थी, भले बाद में जो भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने हर क्षेत्र में एक नई पहल करने की कोशिश की। ऐसे महान शख्सियत वो थे। आज आपको आज के नेताओं में ऐसी खूबी शायद ही देखने को। एक सवाल आपने सर अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि भाई जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई उस वक्त जो सदन में हुआ, उस दौर की एक कहानी बहुत चर्चा में आज भी होता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे और विपक्ष रामविलास पासवान, शरद यादव का तेवर जो जिस प्रकार का था, जो शब्द सदन के अंदर पटल पे रखा जा रहा था, उससे चंद्रशेखर जी बहुत आहत हुए और उन्होंने वहाँ पे खड़े और कह सकते एक मजबूत आवाज जो शरद यादव थे उनको बड़ी हड़काया था। क्या कहानी थी उस दौर की? नहीं, वो पूरी कहानी तो मुझे नहीं स्मरण आ रही है, लेकिन उसके पीछे मूल उद्देश्य उनका यही था कि उनको वो दिख गया उस दिन की तस्वीर से कि आने वाले दिनों में हमारे संसद के अंदर की तस्वीर कैसी होने वाली है और वो लोकतंत्र के लिए और भारतीय राजनीति के लिए कितना खतरनाक होगा। उन्होंने यही नसीहत दी और लोगों को बताया कि ये मत कीजिए। और आज आप देखिए कि वो नसीहत आज दिख रही है कि आज पार्लियामेंट में क्या है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, ओछी टिप्पणियां की जा रही हैं। सदन के अंदर जो किसी मुद्दे पर बहस होता है उस बहस में वो गंभीरता नहीं होती है जो चंद्रशेखर जी के ज़माने में उस समय में एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे सदन में। सोमनाथ चटर्जी, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता, इस तरीके के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये लोग एक मतलब जिस मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं ना तो उसमें गंभीरता होती थी, एक लेसन होता था जिससे देश का विकास हो, देश का भला हो, जनता का, आम जनों का भला हो। इस सोच के साथ ये नेता बोलते थे। आज वो चीज़ नहीं है। चंद्रशेखर जी का भौंडसी आश्रम जो है बहुत प्रसिद्ध था, उसमें नवरत्न होते थे कहा जाता था, लेकिन वो नवरत्न किसी राज दरबार में, राजा के दरबार में जो होते थे ऐसे नहीं होते थे। वो हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ, जानकार, ईमानदार लोग होते थे, उनके साथ बैठकर वो घंटों विमर्श करते थे और उनसे उनको देश के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती थी और उसके जरिए उनकी कोशिश होती थी कि हम इस पर सदन के अंदर या सदन के बाहर बोले, चिट्ठी लिखें ताकि इसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको दूर की जा सके। यानी उस नेता ने अपने जीवन का हर पल देश के लिए, आम जनों के लिए समर्पित किया। ऐसे थे महान विभूति चंद्रशेखर। बिहार जब आते थे, चूंकि आपने जब बिहार एक पत्रकार के तौर पर बहुत बार कवर किया होगा उनको, बिहार आते थे तो यात्रा को लेकर बहुत, चूंकि आपने कहा कि बहुत सारी यात्रा उन्होंने किया, बिहार में 2-4 यात्राओं का जिक्र आप कर सकते हैं। अब जैसे एक चीज मुझे याद आ रहा है कि लोकनायक का जो निधन हुआ था तो उनके पार्थिव शरीर को आम जनों के दर्शनार्थ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रखा गया था। अच्छा। उससे पहले चंद्रशेखर जी यहाँ पहुंचे और वो खुद जाकर के एक एक चीज का मुआयना कर रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ क्या कमियां हैं। एकदम एक आम आदमी की तरह, कोई सुरक्षा गार्ड का कुछ नहीं, सिंपल। तो जबकि उस समय में जो माहौल था वो समझा जा सकता है। इसी तरीके से मुझे याद आ रहा है कि सीतामढ़ी में दंगा हुआ था, चंद्रशेखर जी आए, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, और चंद्रशेखर जी आए और चंद्रशेखर जी वहाँ का वो निरीक्षण किए। ये बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री आम जनों के बीच में एक विश्वास का माहौल बने, सभी मिलजुल कर रहे हैं। तो मतलब आजकल क्या होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, पूर्व नियोजित होता है, बहुत तामझाम होता है, बहुत लोग तो जाते ही नहीं घटनास्थल पर। लेकिन चंद्रशेखर जी में ये खूबी थी कि कोई भी चीज़ है जहां उनको लग रहा है कि ये हमारे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए, देश की जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहद जरूरी है, तो वो भूल जाते थे कि मैं क्या हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम भारतीय हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक समाज सेवी हूँ, मेरी क्या भूमिका हो सकती है, वो पूरी कोशिश करते थे। एक अंतिम सवाल लेंगे। चंद्रशेखर जी जिस समाज जाति से आते हैं, राजपूत, उन पर ये आरोप भी लगा कि भाई वो स्वजातीय लोगों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कई दफा इस पर आरोप उन पर लगा। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर ये आरोप लगा, मेरा कहना है कि अभी हमने जिक्र किया आपसे कि चंद्रशेखर जी के दरबार में या उनके निकट में जो है हर क्षेत्र के बड़े बड़े मजे हुए लोग होते थे, एक्सपर्ट होते थे। अब उसमें मान लीजिए कि 10 में 4 लोग किसी उनके स्वजातीय थे, राजपूत थे, जो भी थे, इसमें उनका क्या कसूर है? आप बताइए कि आज जो नेता हैं उनके दरबार में उनके स्वजातीय नहीं बैठते हैं, क्या वो किस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं?
तो ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत तो बिल्कुल सही है, जो एक्सपर्ट्स जन कल्याण में या देश सेवा में या प्रशासनिक काम की व्यवस्था को दुरुस्त करने में कारगर हो, ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है। भले वो हमारा स्वजाती हो तो क्या दिक्कत है, कोई अपराध थोड़ी है। वो कोई गुंडा को लेकर तो नहीं बैठते थे, किसी भ्रष्टाचारी को लेकर तो नहीं बैठते थे। हम वही जानना चाह रहे हैं, लोग को भी बताना चाह रहे हैं कि क्या वैसी उनकी माइंडसेट थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसी माइंडसेट होती तो मैंने जिन 3 नेताओं का नाम लिया उसमें राजपूत कौन थे, जो चंद्रशेखर जी के बेहद करीबी थे? अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, कॉमरेड सोमनाथ चटर्जी जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने, इंद्रजीत गुप्ता। कोई राजपूत नहीं है। कोई राजपूत नहीं है। तो ये सोच गलत है। पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की है उनके शासन प्रणाली की, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव से भी उनके अच्छे संबंध थे, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने राजीव गांधी की कभी आलोचना नहीं की, वो गांधी परिवार का जो है कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत चीज है कि भाई वो राजपूत को लेके चलते। रघुनाथ झा राजपूत थे क्या? ब्राह्मण थे। अब आप बताइए, उनके पार्टी को मेनका गांधी राजपूत थी क्या? उनके पार्टी में उनके साथ थी। तो होता क्या है कि आप आधी अधूरी जानकारी अब आपको जो दिख गया, जैसे एक गिलास है उसमें आधा गिलास पानी है, तो आप कहेंगे अरे इसमें तो आधा गिलास खाली है। आप ये नहीं कहें कि इसमें आधा गिलास पानी है। तो आप नकारात्मक चीजों को देखते हैं, तो सकारात्मक चीजें आपके मन में आ नहीं सकती। तो आप इस चीज को देखिए, जैसे उनके समय में जब उनकी सरकार साजिशन गिराई गई, तो एक पुस्तिका छपी थी कि 40 साल बनाम 4 महीने। तुलना किया गया कि भाई जो काम 40 साल में आपने किया, 4 महीना मुझे काम करने का। अच्छा, अपने कार्यकाल 4 महीने कि हमने जो काम किया। आप देखिए, अब निगेटिव सोच वाले जो उनके आलोचक थे कहे कि 40 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 4 महीने में चंद्रशेखर जी के सरकार ने जो है भ्रष्टाचार करवा दिया। तो अब आपका ये जब एंगल है, अब आप बताइए भ्रष्टाचार को कोई रोक सकता है क्या? एक सड़क भी बनती है तो गांव में अगर पगडंडी है, सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कत आ रही है, तो गांव के लोग इस बात से खुश होते हैं कि चलिए कच्ची से पक्की सड़क बन गई। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सड़क कितने की बनी और इसमें कितने की लूट हुई। उनकी समस्या का समाधान तो हुआ। तो आप बिना भ्रष्टाचार का तो किसी चीज का कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा गया है कि जब लोग ईश्वर में भी खोट देखते हैं तो इंसान में देखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक चलते चलते हम चाहेंगे कि लोगों को बताइए, आपने कई मुख्यमंत्रियों को देखा, प्राइम मिनिस्टर को देखा, लगता नहीं कि आज की राजनीति या फिर पिछले 2-3 दशक को उदाहरण तौर पर ले लिया जाए तो क्या नैतिकता के साथ राजनीति कर पाना संभव है? क्योंकि नैतिकता के साथ राजनीति चंद्रशेखर जी भी किए, महज कुछ दिनों तक उनकी सरकार रही, साजिशन आपने कहा कि गिरा दिया गया, उन्होंने भी सोचा कि भाई चलो भाई समझौता से अच्छा है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। देखिए, दिक्कत तो है, इस हमाम में सभी वो हैं, सभी नंगे हैं। लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, किस माहौल में वो काम कर रहे हैं। सिस्टम तो वही है, लेकिन ठीक है कई तरह की कठिनाइयां गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल आम जनता के तकलीफ को दूर करने में और जन सुविधा को बहाल करने में, प्रदेश के विकास कार्य को करने में, उनके अब तक के कार्यकाल के उपलब्धि या के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देख लीजिए तो आपको लगेगा कि आप इस भीड़ में भी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। जनता आपके साथ, जन समर्थन आपको मिलेगा, क्योंकि जनता नेता की तरह भ्रष्ट नहीं हुई। जनता को आज भी वैसा नेता प्रिय है जो काम करे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस भीड़ में उसको वैसा नेता मिलता नहीं है, तो जनता भी क्या करे? तो जनता ताली बजाती मजबूर है, उसके पास विकल्प नहीं है। आप विकल्प दीजिए। और अगर ये बात नहीं रहती तो आप दिल्ली की ही राजनीति ले लीजिए कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी ही मजबूत रही, लेकिन एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी आई और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ उसमें थे, कोई उस तरह से प्रचलित पार्टी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने बदलाव करके तो दिखलाया। बाद के दिनों में जो चीज़ें हुई विषय अलग है, लेकिन बदलाव तो हुआ। तो जनता तो बदलाव कर सकती है, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प होना चाहिए। लेकिन अब 4 आदमी हैं और चारों एक ही कैडर के हैं, सबका डीएनए एक ही है, तो जनता का क्या कसूर? इसलिए ये दिक्कत आ रही है। चलिए, चंद्रशेखर जी को लोग कई अध्ययनों में याद करते हैं। चंद्रशेखर जी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी लोगों को खुश करने के लिए राजनीति नहीं करते थे। उनके अपना एक तौर तरीका था, नियम कानून था, संविधान था और तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए राजनीति करते थे। काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति, कभी अपने राजनीतिक करियर में किसी चीज़ के लिए समझौता नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन कभी कुर्सी से चिपके नहीं रहे। उन्होंने बताया कि कितने स्वाभिमानी थे।
और जब उनको लगा कि भाई सत्ता अब समझौता मांग रही है, तब उन्होंने सत्ता को छोड़ना कबूल किया, विपक्ष में बैठना कबूल है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। बहरहाल लेकिन जो सन्नाटा दिख रहा है, उस सन्नाटे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि चंद्रशेखर जैसे लोगों को भी लोग याद करने से हिचक रहे हैं। राजनीति किस ओर बढ़ रही है, आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चंद्रशेखर जी के लिए 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।